जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज से जीरो से कैसे हीरो बना जाए। और सबसे बड़ा चीज ना कि मैट्रिक में हमको ये पता है कि 99% ऐसे छात्र हैं जिनको एसएसटी में या सोशल साइंस में प्रॉब्लम है। तो जीरो से लेकर हीरो तक के सफर का आज हम लोग नींव डाल रहे हैं, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। अगर आप अभी से लेके जो भी वीडियो मैं लेने वाला हूं कंटिन्यूसली लगातार अगर आप उसे देख लेते हो तो मैं 100% दावे के साथ बता सकता हूं कि सोशल साइंस में 95% से प्लस नंबर आपका आने से कोई रोक नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप इससे क्वेश्चंस का लेवल और अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है दोस्तों। ऑप्शंस क्या है, उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और क्या आपका निरंकुशवाद। तो ये एक ऐसा समय था जब एक विचारधारा ने पूरी यूरोप की राजनीतिक और मानसिक चीजों में परिवर्तन और बदलाव लाने का काम किया। और वो कोई नहीं, केवल और केवल क्या, राष्ट्रवाद। मैंने अक्सर बोला है, वाद जो होता है ना, वाद वाला शब्द जो है ना, ये समर्थन करने वाला या सपोर्ट करने वाला होता है। तो राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र के विचारों को समर्थन करने वाला, कि राष्ट्र कैसे फूलेगा फलेगा, इन सारे विचारों का समर्थन करने वाला ही क्या कहलाया, आपका राष्ट्रवाद कहलाया। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अब प्रश्न है दूसरा नंबर का कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो जुलाई 1830 में फ्रांस में सबसे पहला जो है आपका विद्रोह देखने के लिए आपको मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसने आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाने का काम किया था। तो देखो, अगर आप ये प्रश्न को देख लेते हो, याद करते हो, तो आपका एक सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर मिल जाएगा। क्योंकि नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण या वीवीआई प्रश्न है, एकदम चौचक वाला प्रश्न है। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि नागरिक संहिता कब लिखा गया, तो 1804 में। किसने लिखा था, तो नेपोलियन के द्वारा आदेश किया गया कि कानून की पुस्तक बनाओ जिसमें हम लोग फ्रांस में सुधारों पे काम करेंगे। तो आपको ये 3 ऑप्शन याद रखना है। पहला क्या है कि सबसे पहला काम क्या किया कि जब इन्होंने नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड का या नागरिक संहिता का जब इन्होंने लिखा, तो नेपोलियन सबसे पहला काम क्या किया कि जो जन्म पे आधारित जो भी विशेषाधिकार थे, जो भी विशेष अधिकार मिल रहे थे जन्म के आधार पर, उसे समाप्त करने का काम किया। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, यानी कि लोगों की जो संपत्ति है और लोगों के समक्ष जो कानून की जो बराबरी है उसको क्या क्या बराबर किया, और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाने का काम किया। तो ये तीनों काम जो है नेपोलियन संहिता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अब इसके बारे में अगर जानना है तो मैं इसके लिए एक विस्तारित वीडियो भी मैं आपका ले लूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1917 में गांधी जी ने खेड़े जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा जिला या खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, खेड़ा जिला जो है भारत के गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा टोटल 3 सत्याग्रह किए गए थे। ठीक है, तो 2 सत्याग्रह 1917 में हुआ था। पहला 1917, दूसरा भी 1917 और तीसरा जो था 1918 के आसपास में था, है ना। ऐसे कुछ सत्याग्रह थे। तो गांधी जी के द्वारा 3 सत्याग्रह किया गया। पहला जो था 1917 में किया गया, जो बिहार का चंपारण जिला में किया गया। दूसरा फिर जो था वो फिर 1917 में किया गया, और ये आपका गुजरात का खेड़ा जिला में था। और तीसरा किया गया 1918 में, जो कि आपका अहमदाबाद में था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए कि 1917 में गांधी जी ने खेड़े जिले के किसानों की मदद करने के लिए जो सत्याग्रह किया था, तो खेड़ा जिला जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था या क्यों आए। ऑप्शंस क्या है, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, और व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा।
साइमन कमीशन का भारत आने का मतलब था कि संविधान जो बनेगा भारत में ना, वो किस प्रकार का बनाया जाएगा, इसकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन जो है भारत आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या आपका 6 है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। और ये कोई और नहीं था ना, बल्कि आपका आलू था। जी हाँ, आलू 1840 के दशक का ऐसा था ना जो लोगों की आजीविका को भरपूर बनाने का काम करता था, क्योंकि उस समय आयात और निर्यात बहुत ज्यादा ठप पड़ चुके थे और मांस जैसे जो मांस दुग्ध जैसे चीजें जो थी ना वो बहुत महंगे हुआ करते थे। तो आलू एकमात्र साधन था जिससे वे अपनी दैनिक आजीविका को सुधार सकते थे। क्योंकि जब अकाल पड़ा और आलू की खेती हुई नहीं आलू की महामारी के कारण, तब लाखों करोड़ों लोग जो है ना वो आलू ना मिलने के कारण, खाना ना मिलने के कारण भुखमरी के क्या हो गए, शिकार हो गए। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट धुरी शक्ति मुख्य रूप से नाजी, जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था उनमें कौन कौन से देश थे। यानी कि सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में अगर मैं ऑप्शन का बात करूं ना तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये 3 देश ऐसे हैं ना जो आपके मित्र राष्ट्र के जो है आपके देश थे। और वहीं अगर धुरी राष्ट्र का बात किए जिसमें आपके जर्मनी, जापान और इटली जो था आपका जो धुरी राष्ट्र में था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट आपको देखने के लिए मिला। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आर्थिक महामंदी कब हुआ था, तो 1929 में। अब इस समय जब आर्थिक महामंदी हुआ उस समय किन चीजों में आपको सबसे ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिला। तो ऑप्शन क्या आपका, उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, उनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा कि जब 1929 का आर्थिक मंदी आया उस समय उत्पादन में, रोजगार में और आय और व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा कमी आपको देखने के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बुनकरों की कच्ची माल की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। बुनकरों को जो कच्ची माल है यानी कि कच्चा माल, देखो बुनकरों का कच्चा माल क्या होगा, उसके लिए रेशम चाहिए, रेशम के लिए कपास चाहिए। तो कपास हो या जो भी आपके सिल्क वाली रेशा हो उनको ना मिलना ये किस प्रकार की समस्या है। ऑप्शन क्या, कपास, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि होने कारण, कपास की फसल नष्ट होने के कारण, अस्थायी बाजार सिकुड़ गया, निर्यात बाजार जो है गिर गया। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, कपास का निर्यात यानी कि ज्यादा मात्रा में बाहरी देशों पे जो है कपास जो है कपास जो है आपकी बेची जाने लगी। तो इसके कारण जो है आपका बुनकरों को समस्या करना पड़ा, भारत के बुनकरों को। अगला प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न क्या आपका कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। 19वीं सदी में जब उद्योग चरम पर था तो उस समय ब्रिटिश में सबसे ज्यादा किस उद्योग का विकास था। तो क्या होगा, कपास और धातु। कपास और धातु का जो है 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा क्रेज था। अगला प्रश्न है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था। और यह प्रश्न हर साल का पूछा गया प्रश्न है। तो छपाई सिस्टम जो है आपका वो सबसे पहले चीन में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा था। तो देखिए 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए गुलामगिरी किसने लिखा था, ज्योतिबा फुले ने। और इसमें अपने ये कौन है, मराठी है जिसने क्या किया था, निम्न जातीय आंदोलन के बारे में लिखा था। तो प्रश्न पूछेगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले। इतना घुमाना ही नहीं था। देखो यह प्रश्न ना आपके 2023 में आ गया है। तो जब 2023 में यह प्रश्न पूछा है तो आप देख सकते हो ना कि क्वेश्चन को कितना निचोड़ कर बताया जा रहा है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, समयपता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम बताना है। तो समयपता के आधार पर अगर संसाधनों का बात किया जाए तो क्या होगा, एक नवीकरण संसाधन, दूसरा क्या होता है आपके अनवीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जो जल्दी से बन जाएगा, वो हो गया नवीकरण संसाधन। जिनका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे और दूसरी बार उपयोग लाखों करोड़ों वर्ष बाद करेंगे, तो वह क्या होगा आपका अनवीकरण संसाधन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका
कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति के संकट पैदा हो रहा है, यानी कि किस प्रकार का प्रॉब्लम जो है संसाधनों के दोहन से देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या है, भूमि तापमान में वृद्धि, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण। तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न क्या है कि वन और वन्यजीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। आपको बताना है कि आखिर वनों का और वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण करना है तो आखिर क्यों करना, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपका क्या होगा कि पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। जी हाँ, ये भी सही है। जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती, ये भी सही है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को संरक्षित करती है, तो ये भी सही है। यानी कि अगर वन और वन्यजीव का संरक्षण करना है तो क्यों करना है, क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहेगी। और जो भी साध्य संसाधन है, प्रश्न पूछा जाता है कि साध्य संसाधन क्या है, तो जल वायु और मृदा। तो जो भी जल वायु और मृदा जो साध्य संसाधन है वो भी जो है आपके बनी रहती हैं। और पशुओं और वनस्पतियों के बीच में जो जीन की विविधता है वो भी आपको हमेशा बरकरार दिखेगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 रक्षित वन। तो जो भी रक्षित वन है ना, जो भी रक्षित वन है इनको ज्यादातर मूल्यवान माना गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 क्या होगा, आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, आपको बताना है। देखिए जल दुर्लभता का चैप्टर है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, उसके बावजूद भी किन कारणों के कारण जो है जल दूषित होता जा रहा है और उसका उपयोग करना हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो देखो ऑप्शन क्या है, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से। तो नदी नालों में आप क्या देखोगे कि जो भी घड़ों के कचड़े होते हैं, जो भी आपके उद्योगों के कचड़े होते हैं वो तालाब में या जो भी नदियों में डाल दी जाते हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम होगा। अगला क्या है, रसायनों के अधिक प्रयोग से। जी हाँ, खेती में रासायनिकों का ज्यादा प्रयोग करते हैं और वो पानी फिर नदी में आके मिल जाता है। कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। जी हाँ, हम लोग ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करते हैं, इस कारण से भी जो है आपको भारी खतरा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो फसलों किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आपका 17 नंबर, आपका जो 18 नंबर है ना, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है खरीफ फसल। तो मानसून के आगमन में खरीफ फसलों को बोया जाता है। और जब आपका देखो सिंपल सी बात है, धान कब लगाया जाता है, धान कब लगाते हैं हम लोग, तो सीधा सी बात बोलोगे सर जब वर्षा होती है। तो धान खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल जो है आपके कब लगाया जाता है, तो मानसून यानी कि बारिश के मौसम के आगमन में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो देखिए 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। यानी कि राजस्थान में पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्की और सौर पैनल का उपयोग कर हम बहुत मात्रा में पवन ऊर्जा से बिजली और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हुई है। और ये 20 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। देखिए जब भी उर्वरकों का अधिक उपयोग होगा और जो है जल का अविवेकपूर्ण उपयोग होगा ना, तो उससे जल करंता, लवणता यानी कि जल में नमक की मात्रा में जो है अधिक हो जाना और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जल में कमी होना, ये तीनों की तीनों समस्या हो सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो औद्योगिक विकास का रीढ़, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री किसे कहा गया, तो याद रखिएगा लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में बात की जाए तो यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना प्रभाव डालती है। तो देखिए वायु प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य पर भी डालेगा, पशुओं पर भी डालेगा और पौधों पर भी डालेगा। यानी कि इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, ऑलवेज आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न क्या है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो देखिए बेल्जियम में 3 भाषाई लोग थे, आपको पता होगा।
जिसमें से एक आपके फ्रेंच भाषा बोला करते थे, एक आपका डच बोला करते थे, और एक जो था जो आपका क्या वो जर्मन बोला करता था। सबसे कम जिसका संख्या था 1% वो क्या था जर्मन, और बाकी जो था वो फ्रेंच और डच में था। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यकों में कौन सा भाषा बोला जाता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर था? तो देखिए 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच। तो देखिए फ्रेंचों की संख्या कम थी और वो क्या था? ताकतवर था। और चूंकि जब हम लोग फ्रेंच की बात करते हैं तो इनकी संख्या क्या था? आपका कम था और ये ज्यादा ताकतवर था। और किसी भी लोकतांत्रिक देशों में देखा गया है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वही ताकतवर होता है, लेकिन यहाँ पे बेल्जियम में कुछ अलग जो है किस्म था, जो कि मैंने वीडियो में डिस्कशन किया तो आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है आपका कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो जब 1956 में कानून बनाया गया ना तो उस समय किन किन बातों को जोड़ा गया? तो देखिए पहला कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, यानी कि जो सिंहली यानी जैसे हमारे झारखंड में खोट्टा बोलते हैं ना, तो श्रीलंका में सिंहली भाषा बोला गया तो उसे एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में जो सिंहली है, जैसे झारखंड में झारखंडी है उस तरह श्रीलंका में सिंहली है, तो सिंहलियों को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया, यानी कि सबसे पहले इनको जॉब लगना चाहिए। और जो वहां का जो धर्म था, राज धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, उसको संरक्षित किया गया, उससे बढ़ावा दिया गया और बाकी सबको फुटकार दिया गया, लात मार दिया गया। तो इसीलिए क्या होगा? ये सभी। तो जब 1956 में श्रीलंका में कानून बना, संविधान का बात किया गया, तो वहां पे 3 काम किया गया और जो सबसे बेकार काम था जिसके कारण श्रीलंका में गृहयुद्ध की स्थिति आई थी, 2001 की बात है। तो यह बात क्या था कि सिंहली भाषा को राजभाषा बनाना, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना और बौद्ध मत को संरक्षित और बढ़ावा देना, यह सभी काम जो है 1956 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देख सकते हो कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो देखिए जो भी विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उन पर अंकुश रखने का काम जो है आपका न्यायपालिका के द्वारा होता है। तो 26 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पोखरण। अगर आपने पिक्चर देखा होगा किसका है ना, जॉन अब्राहम का, तो आपको पता होगा। तो पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऐसा माना गया था ना कि जब परमाणु जो है अप्रसार संधि हुआ था, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे, उस समय बोला गया था कि जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो एक जब मीटिंग बैठाया गया था तो उसमें कहा गया था कि ना ही आप वायु में जो है परमाणु का परीक्षण कर सकते हो, ना ही आप धरती पे परीक्षण कर सकते हो, और ना ही जल में परीक्षण कर सकते हो। तो भारत ने बुद्धि लगाया और भारत ने क्या किया? जमीन के अंदर गड्ढा में उन्होंने क्या किया कि परमाणु का परीक्षण कर दिया। तो भारत जो है ना हमेशा जुगाड़ है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि ना ही आप जल में कर सकते हो, ना ही आप स्थल में कर सकते हो, और ना ही वायु में कर सकते हो। तो गड्ढा में करने के लिए मना नहीं किया था ना, तो गड्ढा में परीक्षण किया था पोखरण में, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1 जो होगा सही होगा। और परमाणु एक पिक्चर का भी नाम है, आप देख लेना, लेकिन अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। देखिए सामाजिक विभाजन किस पे आधारित है? तो मैं आपको बता दूं ना, सामाजिक विभाजन जन्म पे आधारित है, यानी कि लोग कहां किस जगह पैदा हुए हैं ना, इसी पे आधारित है कि वो समाज में किस वर्ग में या किस तबके के बच्चे हैं या किस वर्ग में आते हैं। आगे बात करते हैं। सिंपल सी बात है ना, अगर नौवा का बेटा होगा तो नौवा होगा, अगर कुम्हार का बेटा होगा तो कुम्हार होगा, महतो का बेटा होगा तो महतो होगा। तो ये जन्म पे ना आधारित है। अब ऐसा नहीं ना कि कुम्हार का बेटा है तो वो आपका जो है आपका सोनार बन जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जन्म पे आधारित है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म जो है ना सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, ये मान्यता किस पर आधारित है? तो 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सांप्रदायिकता। सिंपल सा बुझिएगा कि जब भी सामाजिक अनुकूलन का बात किया जाएगा, जो धर्म पर टिका होगा वो क्या होगा? सांप्रदायिकता। और जो आपका राजनीति पे टिका होगा, साम्राज्यवाद पे टिका होगा, वो क्या होगा? आपका साम्राज्यवादता। याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक क्या कहां पे है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जन्म दर से आप क्या समझते हो और शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हो। प्रश्न अक्सर पूछा गया है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा गया है?
ऑप्शन क्या है, राष्ट्र आय को, प्रति व्यक्ति आय को और कुल आय को। तो देखिए 31 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा गया। चलो मेरे दोस्तों एक काम करो, आप अगर आप मेरे प्यारे दोस्त हो ना, तो मेरे अगर रसगुल्लो हो तो एक काम करो कि फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ तो कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या, रोजगार के शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर और उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के आधार पर। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का बात करो या निजी क्षेत्र का बात करो, जो भी आपके उद्योग है ना, उनका विभाजन जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो है उद्योग में स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, यानी कि मालिक कौन है। अगर देखो सार्वजनिक क्षेत्र जो है जिसमें सब मालिक होगा और निजी क्षेत्र में कोई एक मालिक होगा, तो मालिक के आधार पर जो है उद्योगों को बांटा गया सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या आपका कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा 3 गो क्षेत्र है, एक पहला जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा जिसको द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं और तीसरा जिसको तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र ही सेवा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम जो है वो तृतीयक क्षेत्र करता है। कौन करता है दोस्तों, आपका तृतीयक क्षेत्र करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे सबसे ज्यादा रोजगार तृतीयक क्षेत्र में देता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में 90% जो लोग हैं ना वो कृषि कार्य में लगे हैं और कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको मार के आना है। आगे बढ़ते 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरतों को खत्म करने का काम करता है। याद रखिएगा दोहरा संयोग का बात किया जा रहा है, यानी कि अगर आपको चावल चाहिए ना और आपके पास आलू है तो ऐसा बंदा को खोजना पड़ेगा जो आलू के बदले चावल ले ले। यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो मुद्रा के आने से ये जो दोहरे संयोग की आवश्यकता है ना वो खत्म हो चुका है। आप मार्केट में आप आलू लेके जाओ, आप उसको बेच दो, वहां से पैसा ले लो और पैसा जाके फिर आप क्या करो, जो भी आपकी जरूरत की वस्तु उसको जो है खरीद लो। यानी कि आप एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से क्या निकलेगा वो मत बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां, देखो कंपनी कहां बैठती है, सीधी सी बात है, जहां पे बाजार सामने होगा। अब ये नहीं कि उसको सामान बनाने के बाद बेचने के लिए उसको 1000 किलोमीटर जाना पड़े, तो ऐसा जगह कंपनी बैठेगा तो लॉस ही जाएगा ना। दूसरा कि जहां पे कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, यानी कि जहां पे काम करने के लिए लोग जो है कम पैसे में रेडी हो जाए और उत्पादन के जो भी अन्य कारक है, जो भी कच्चे माल है या लाइन है, ऊर्जा है, उसकी उपलब्धता हो, ऐसे क्षेत्रों में लोग कंपनी लगाना जो है चाहते हैं। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ता है अगला प्रश्न 36 नंबर का कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में सबसे ज्यादा जो कारगर होता है वो क्या होता है, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने और एकीकरण का काम करता है। अगला प्रश्न है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ। तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 1960 में। अभी उपभोक्ता आंदोलन क्या था, उपभोक्ता मतलब जो वस्तु को उत्पादन करता है, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर का बात किया जा रहा है। तो क्या था, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बताइए उपभोक्ता आंदोलन के कारणों को लिखे। तो ये भी लिख दोगे, तीन ऑप्शन लिख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और कब हुआ, तो यहां से आ सकता है। तो देखिए पहला क्या था कि अधिक खाद्य की कमी। दूसरा क्या था, खाद्यान्नों की जमाखोरी और खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट। तो क्या हुआ था कि लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं था और सरकार जो था वो अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग गोदामों में खाद्यान्न जो है जमा करके रखते थे, चूहे कुतर जाते थे। तो और साथ ही साथ जो भी खाद्य पदार्थ था ना, जैसे तेल हो गया, उसमें मिलावट हो रहा था। तो इन सभी के कारण उपभोक्ता आंदोलन जो 1960 के दशक में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार अपनाया गया।
तो शक्तिशाली और प्रभावी, शक्तिशाली और अप्रभावी, संवैधानिक और अप्रभावी, और स्वतंत्र और अप्रभावी। देखिए सब में अप्रभावी है ना, तो संविधान में संशोधन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो प्रभावशाली बने, तो जो प्रभावी होगा उसको मार के आना, उसको श्री गणेश करके आना है। यानी कि जब तीसरे स्तंभ को जोड़ा गया ना, तीसरे स्तर की सरकार को जोड़ा गया, तो ये शक्तिशाली और ज्यादा प्रभावशाली बन गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अंतिम 2 प्रश्नों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां से सबसे अच्छी तैयारी करवाई जाएगी माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न क्या है आपका कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो शासन व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था और दलीय व्यवस्था पर। तो प्रश्न क्या है कि जो भी जातिवादता, जो भेदभाव है कि मैं तुझे नहीं छू सकता, तू मेरे घर नहीं आ सकता, ये व्यवस्था किस व्यवस्था पर आधारित है? तो जो कि पहले था वर्ण व्यवस्था, और हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 वर्णों का उदय हुआ है। 4 वर्णों में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था था ना, जिसके कारण क्या था, छुआछूत की चीजें जो मिलती थी और आज वो नहीं है। अंतिम प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूहों के उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो देखिए सरकार को सजग बनाए रखता है, आंदोलन को सफल बनाता है और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालता है, यानी कि ये सभी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए हित समूह या दबाव समूह है ना, जैसे अभी जयराम महतो का पार्टी का बात कर रहे हो, तो ये दबाव समूह था पहले, जो किसी खास मुद्दे या खास मकसद के लिए गठित होते हैं और सरकार को जगाने का काम करते हैं। यही क्या होता है? दबाव समूह या हित समूह, जिसका काम ही है सरकार को जगाना, आंदोलन को सफल बनाना और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ना दोस्तों, सब हम लोगों ने ले लिया। उम्मीद करते हैं कि मेरे रसगुल्लों को ये चीजें पसंद आई होगी। जो भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया ना, मेरे रसगुल्लों को पसंद आया होगा तो कमेंट में एक बार यस सर, थैंक यू सर और लाइक जो है आप दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।